प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे हिंदी के कार्यपत्रक 33 और हमारा जो आज का विषय है वो है अलंकार। अलंकार बच्चों दो शब्दों के मेल से बना है। अलम जिसका अर्थ है शोभा और कार मतलब करने वाला, यानी कि जो शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार। और अलंकार का वास्तविक अर्थ है आभूषण, गहना या जेवर जो स्त्रियां पहनती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से ही सुंदर दिखना चाहता है। मनुष्य को ये बेहद पसंद है कि वो सुंदर दिखें, और ख़ास तौर से स्त्रियां। तो बच्चों, जो सुंदरता होती है वो भी दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। अब मनुष्य अपनी बाहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है, और स्त्रियां सुंदर गहने पहनती हैं, अच्छा मेकअप करती हैं जिससे कि वह अच्छी दिखें। और एक सुंदरता होती है आंतरिक सुंदरता, जो हमारे अंदर के गुणों से झलकती है। ऐसे ही काव्य में रचनाकार अपने काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि उसकी कविताएं, उसका काव्यांश और उसकी रचना सुंदर लगे, खूबसूरत लगे। तो वह शब्दों के प्रयोग से अपनी कविता को सजाता है, जिसे हिंदी भाषा में अलंकार कहते हैं। के कुछ रचनाकार हुए हैं केशव और भामा, जिन्होंने अलंकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि एक अच्छा रचनाकार वास्तव में जो एक सही रचनाकार होता है वो जाने अनजाने में अलंकारों का प्रयोग कर ही लेता है। और इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, बल्कि गद्यों में भी इनका प्रयोग देखा जा सकता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं बच्चों, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम केवल शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी काव्य में या किसी पंक्ति में शब्दों के द्वारा काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। यह 2 शब्दों के मेल से बना है, शब्द जमा अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता केवल शब्द पर आधारित होती है। शब्द के बदल देने पर उसका जो सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे यदि किसी काव्य पंक्ति में हम पानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और फिर हम पानी की जगह उसी में ही हम जल का प्रयोग कर दें, तो वहाँ इसकी सुंदरता जो है नष्ट हो जाती है। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि जो हमें सुनाई पड़ती है और एक होता है अर्थ। तो ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार बनता है, केवल ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार बनता है, अर्थ के आधार पर नहीं। तो जहाँ पर किसी वर्ण, किसी शब्द की आवृत्ति हम जब देखते हैं बार बार, तो वो शब्दालंकार में ही आती है। हमने पढ़ा अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार के प्रमुख भेद कौन से हैं, यानी कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? शब्दालंकार में सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो कि बहुत ही आसान है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट रखना, यानी कि जब कोई वर्ण एक के पीछे एक निकट साथ साथ लगते जाते हैं तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जब किसी काव्य की पंक्तियों में या किसी कथन में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि वो बार बार आता है, तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
दूसरा है बच्चों यमक अलंकार। जब काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। इन पंक्तियों में कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। इसमें पहले कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है जिसे खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। और दूसरा है सोना। तो इसमें ये कहा गया है कि एक सोना होता है, यदि जिस व्यक्ति के पास सोना अधिक होता है तो उसको भी नशा हो जाता है, और एक होता है धतूरा जिसे खा लेने से भी व्यक्ति को नशा हो जाता है। लेकिन शब्द यहाँ पर एक ही प्रयोग हुआ है कनक, और अर्थ निकल कर आ रहे हैं दो। यदि यहाँ पर कनक के स्थान पर धतूरा शब्द प्रयोग कर लिया जाता या दूसरी कनक के स्थान पर स्वर्ण या सोना शब्द प्रयोग कर लिया जाता तो यहाँ पर जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट हो जाता, और यही शब्द अलंकार की पहचान है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा क्या होते हैं? बादल, और दूसरे घटा का मतलब है कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, इन पंक्तियों में घटा के दो अर्थ निकल कर आते हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तीसरा है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ काव्य में हमें ऐसे शब्द मिलें जिनके कई अर्थ निकलकर सामने आते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के अनेक शब्द सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके तीन अर्थ हैं। पहला है कांति, सम्मान और जल, जिसका प्रयोग हुआ है, पहला प्रयोग हुआ है मोती की चमक के लिए, दूसरा हुआ है व्यक्ति के सम्मान या व्यक्ति की इज्जत के लिए, और तीसरा हुआ है आटा के पानी के साथ। इन पंक्तियों में रहीम जी बताते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी कि पानी रखना बहुत ज़रूरी है। पानी का हमें व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सून है। फिर वे कहते हैं पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यदि पानी चला जाए, यदि इन तीन चीज़ों का पानी जो है चला जाए, मोती मानुष चून, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? एकदम बेकार हो जाती हैं। मोती के लिए प्रयोग हुआ है चमक। जो यहाँ पानी शब्द प्रयोग हुआ है मोती की चमक के लिए प्रयोग हुआ है। यदि मोती के ऊपर से जो चमक चली जाए तो क्या मोती मोती रहता है? नहीं, मोती बेकार हो जाता है, वो सुंदर ही नहीं दिखता, इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरा है मानुष। हमने अक्सर सुना होगा ना, इसकी आंखों का पानी मर गया। पानी का मतलब यहाँ इज्जत से है। जिस व्यक्ति का पानी चला गया, जिसकी आंखों से पानी ढल गया, यानी कि वो व्यक्ति बेकार हो गया, अब वो कुछ करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसमें शर्म ही बाकी नहीं है, उसमें इज्जत ही बाकी नहीं है। तीसरा जो प्रयोग हुआ है चून। चून का अर्थ होता है आटा। यदि हम आटे के अंदर पानी ना मिलाएं तो क्या वो आटा आटा बन पाएगा? क्या व्यक्ति उसकी रोटी खा पाएगा? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर पानी के अनेक शब्द निकलकर सामने आते हैं, तो इसलिए ये श्लेष अलंकार हैं। अब कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं बच्चों कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों है, यह आपको बताना है। जन रंजन मंजन दनुज, मनुज रूप सुर भूप। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों है, ये आपको बताना है। ऐसे ही आगे और भी कई पंक्तियाँ दी गई हैं, तो आपको ये इसमें बताना है पढ़ कर के, सही से समझ के कि ये इस अलंकार से संबंधित हैं या ये अनुप्रास अलंकार हैं। इन पंक्तियों में क्यों है अनुप्रास अलंकार, आपने समझ लिया, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है।
यमक में जहाँ एक शब्द के 2 अर्थ निकल कर आते हैं, तो ऐसे ही आपको इन पंक्तियों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, और यदि समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखें और दोबारा से समझें। धन्यवाद।